बाबू बाबू आओ आओ मेरे पास आओ आओ ना बाबू बाबू आओ आओ मेरे पास आओ बाबू बाबू आओ आओ मेरे पास आओ ना कुछ लग रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर है। रात को लोग इधर आने से डरते हैं। हमने किचन के अंदर गए तो बर्तन अपने आप गिर रहे थे। भाई हमको लग रहा है कि कोई आदमी आकर के बार बार हमको जो है कोई नॉक कर रहा है। वो डरता था कि कहता था मम्मी रात में लगता है कोई गला दबा रहा है। दो इमारतें, दो कहानियां और कुछ अजीबो गरीब इत्तेफाक। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई आदमी मेरे बगल से गुजरा। मैंने अजीब महसूस किया कि उधर कुछ तो भी आत्मा वैसे वास कर रहे हैं। क्या अनजान साए वाकई होते हैं या फिर लोगों का दिमागी फितूर अफवाह बनकर उन इमारतों को मनहूस मान लेता है? आखिर क्यों देश की हजारों इमारतें अचानक खंडहर बन जाती हैं? आखिर क्यों हंसती खेलती आबादी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाती है? आखिर क्यों कुछ पुराने किस्सों के लिए कुछ इमारतों को डरावना मान लिया जाता है? कहीं ये हमारा वहम तो नहीं जो हमें कुछ अजीब चेहरे दिखाता है, अजीब आहटें सुनाता है, अनजान सायों से मिलवाता है? ऐसे ही कुछ चेहरे, कुछ आवाजें, कुछ साए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देश के दो राज्य, मीलों का फासला, लेकिन दोनों में खड़े दो बुलंद खंडहर और इससे चिपकी दो अजीब, दो रहस्यमय, दो डरावनी कथाएं। तो चलिए साहब किस्से की शुरुआत करते हैं और आपको ले चलते हैं वहम लोग। कभी सोचा है आपने कि हमारे और आपके शहर की कुछ इमारतें अचानक खंडहर क्यों बच जाती हैं? अचानक उन्हें मनहूस क्यों कहा जाने लगता है? करोड़ों अरबों की वो संपत्ति बरसों तक वीरान पड़ी रहती है। आखिर क्यों होता है ये सब कुछ? क्या वाकई वहां कोई अनजान ताकत मौजूद है या ये सब कुछ सिर्फ हमारा वहम होता है? आज हम आपको देश की दो शहरों की दो इमारतें और उनसे जुड़ी दो रहस्यमय कहानियां दिखाने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं नासिक की एक इमारत से जहां पिछले 2 दशक से कोई नहीं रहता, लेकिन लोग दावा करते हैं कि वहां अक्सर कुछ साए दिखते हैं जो लोगों को आवाज देते हैं, उन्हें अपने पास बुलाते हैं। क्या ये वहम है? चलिए खुद देखते हैं। हर रोज की तरह मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के बाद टहलने निकला था। हंसी मजाक आदत के मुताबिक जारी थे। अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे आवाज दे रहा है। बाबू बाबू आओ आओ मेरे पास आओ ना बाबू बाबू आओ आओ मेरे पास आओ बाबू बाबू। आवाज में ऐसा सम्मोहन था, मैं वहीं रुक गया। आओ ना मुझे रुकना ही पड़ा, लेकिन मेरे दोस्त वैसे ही हंसी मजाक करते हुए आगे निकल गए। उन्हें शायद वो आवाज नहीं सुनाई दी थी। बाबू बाबू आओ आओ मेरे पास आओ ना पता नहीं क्यों मैं उस आवाज की दिशा में चुपचाप मुड़ गया। मेरे पास मेरे कदम
खींचे चले जा रहे थे। दिमाग सुन्न था। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। सामने थी वीरान इमारत, टूटा हुआ दरवाजा जहां मैं पहले कभी नहीं आया था। मुझे इस बात का एहसास था कि आवाज तीसरी मंजिल से आ रही है। उस आवाज में एक कशिश थी, मेरे पास आओ। ऐसी कशिश कि मैं उसकी तरफ बस खिंचा चला जा रहा था। कदम खुद ब खुद सीढ़ियां चढ़ रहे थे, इस बात से बेखबर कि अगले पल क्या होने वाला है। मेरे पास आओ। दूसरी मंजिल पर एक औरत खड़ी थी। मेरे पास आओ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ऊपर ले गई। बापू के दोस्त हैरान थे कि वो इस बिल्डिंग में कैसे पहुंचा। बाबू आओ। मेरे पास आओ ना। त्याच्यानंतर मला मारत असताना जब वो मुझे मार रही थी तो मैं चिल्लाने लगा। मी आरडाओरडा चालू केला। मेरी आवाज सुनकर मेरे दोस्त मेरे पास आ गए। परत आल्यानंतर ती मेरे दोस्तों की आवाज सुनकर वो औरत वहां से अचानक गायब हो गई। अचानक गायब झाली। मेरे दोस्तों ने देखा कि मेरे मुंह से झाग निकल रहा है। तोंडातून फेस वगैरे येत होता। उसके बाद मेरे दोस्त मुझे पास ही में साईं बाबा के मंदिर ले गए। खाली आणलं। वो पूर्णिमा की रात थी। बसवलं। त्याच्यानंतर मला होश आला। त्याच्यानंतर 1-2 तासांनी होश आला। ती रात्र पौर्णिमेची होती। बीस साल पहले ये इमारत बनी थी। चंद महीनों की चहल पहल को छोड़ इसके किस्मत में वीराना ही रहा है। यहां इंसान का वजूद नहीं है। बचा हुआ है एक खंडहर नुमा ढांचा, टूटे दरवाजे और खिड़कियां। उधर से कुछ आवाजें, कुछ सिसकियां, दर्द भरी सिसकियां वहाँ से आती रहती है। और जो अभी लोग रह रहे हैं आजू बाजू में, वो हर बार कोई ना कोई एक दो घटना ऐसी घटती है, जैसे कि वहाँ पे अभी भी कोई तो भी है। विकास अकेले नहीं हैं जिन्होंने उन दो औरतों को रात में भटकते हुए देखा है। उन्हीं की तरह ही उन दो औरतों के साए का खौफ पड़ोस में रहने वालों के दिलों में भी बैठा हुआ है। यही वजह है कि उस वीराने में कोई भी वहां का रुख नहीं करता है। वहां सिर्फ गूंजती हैं सिसकियों की आवाजें। लोग कहते हैं कि वहां दो औरतें रहा करती थीं, जिन्हें मरे हुए एक अरसा बीत गया। इधर रात को भूतों की आत्माएं दिखती है, कभी दो औरतें दिखती है, कभी एक औरत दिखती है। लोगों का कहना है कि हमेशा दो औरतें ऊपर टेरेस पे सफ़ेद छाया दिखता है और रात को लोग इधर आने से डरते हैं। घनी आबादी, मकानों की कीमत आसमान छूती हुई
और इसी के बीच खाली पड़ी एक इमारत, जहां से झांकती है सिर्फ दहशत। कोई रहने को तैयार नहीं। यहां तक कि मुफ्त में भी कोई इस अपार्टमेंट में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। जाहिर है, ऐसी भूतहा जगह पर कोई क्यों रहना चाहेगा। ये सब कुछ किसी एक शख्स के साथ होता तो शायद यह इमारत खंडहर नहीं बनती। लेकिन कहा जाता है कि इस इमारत को जैसे इंसान का वजूद मंजूर ही नहीं। हमने इस इमारत की तफ्तीश शुरू की तो हमें कुछ और लोगों की जानकारी मिली। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उस दहशत को अपनी आंखों से देखने का दावा किया, उस खौफ को करीब से महसूस किया। देवेंद्र हिंगे और उसका दोस्त नासिक में पढ़ने आए। रहने के लिए मकान ढूंढते समय उन्हें स्नेहा नगर इलाके की उस इमारत के बारे में पता चला जो बरसों से खाली पड़ी है। इमारत का मालिक खौफजदा होकर शहर छोड़ चुका था। देवेंद्र और उसके दोस्त को तो मुफ्त में मकान मिल गया। उन्होंने इमारत के बारे में बदनाम अतीत के किस्सों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहां रहने का फैसला कर लिया। मैं उधर गया तो उधर के आदमी जो आसपास के, उन्होंने मेरे को अजीब किस्से सुनाए उस बिल्डिंग के बारे में। तो मैं पढ़ा लिखा था तो मैं उस बात में विश्वास नहीं करता था। इमारत में देवेंद्र और उसके दोस्त की पहली रात। देवेंद्र को थकान के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लगा कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है। फिर उसे सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। उसे एहसास हो गया कि इमारत में उनके अलावा और कोई भी है। देवेंद्र ने अपने दोस्त को जगाया। देवेंद्र और उसके दोस्त ने टॉर्च के सहारे हर तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। शायद ये किसी की शरारत हो, ये मानकर वो फिर लेट गए। लेकिन दूसरी रात फिर आवाजें आने लगी। एक रात जब वो सोने के लिए लेटे ही थे कि किचन से बर्तन गिरने की आवाज आने लगी। वो दौड़कर किचन में पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए कि बर्तन अपने आप गिर रहे हैं। हमने किचन के अंदर गए तो बर्तन अपने आप गिर रहे थे। ऐसे बर्तन के साइज भी इतने थे कि हवा से नहीं गिर सकते वो। तो मैंने अजीब महसूस किया कि उधर कुछ तो भी आत्मा वैसे वास कर रहे है। इस अपार्टमेंट को हिमेश पटेल नाम के एक व्यापारी ने बड़ी हसरतों से बनवाया था। शुरुआत में कुछ परिवार किराए पर रहने भी आए। शांताबेन और पद्मनीबेन नाम की दो युवतियों के परिवार ने भी एक मकान किराए पर ले लिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रात शांताबेन और पद्मनीबेन रहस्यमयी हालत में कमरे में मरी हुई पाई गईं। मौत की वजह किसी को पता नहीं चल सकी।
कुछ दिनों बाद से ही इमारत में रहने वालों को शांता और पद्मनी दोनों इमारत के अलग अलग हिस्सों में घूमती हुई नजर आने लगी। वो नॉट ए कॉग्निजेंस रीजन इज फाउंड, वो उसके मौत का उनके जो आवाज़ है औरतों की और अनएक्सपेक्टेड साउंड्स आर फाउंड एट नाइट आफ्टर 10 o'clock। रहस्यमयी आवाजें और इधर उधर भटकती शांता और पद्मनी, इस सब से इमारत में रहने वाले परिवार इतने खौफजदा हुए कि एक एक कर सबने इमारत खाली कर दी। उन्हीं दोनों औरतों की परछाई इधर घूमती है, इधर से मैं बाजू में वगैरह से जाता नहीं कोई, हम भी इधर ही रहते। हमारे घर वाले हमको इधर रात को हम इधर आते तो डांटते, बोलते इधर आने का नहीं। जैसे जैसे इमारत में आत्माओं के दिखाई देने के किस्से बढ़ते गए, हिमेश के परिवार पर भी अनजानी मुसीबतों का साया पड़ने लगा। यहाँ आत्मा घूमती है और कोई भी हादसा एनी टाइम हो सकता है। इस घबराहट से कोई भी यहाँ ये बिल्डिंग में आता नहीं जाता नहीं, और उसका जो मालिक है वो मालिक भी यहाँ से कहाँ गुम हो गया उसका ही पता नहीं है। धीरे धीरे भूतहा अपार्टमेंट नासिक के लोगों के लिए चर्चा का खास मुद्दा बन गया। कोने कोने से लोग इमारत की झलक पाने के लिए आने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इमारत में दाखिल हो। एक दिन पेशे से कॉन्ट्रैक्टर अविनाश जाधव ने अपार्टमेंट में भूत के किस्से सुनाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। जाधव को आत्माओं के वजूद में जरा भी यकीन नहीं था। उन्होंने तय किया कि वो एक रात भूतहा अपार्टमेंट में गुजारकर सबको ये दिखा देंगे कि भूत प्रेत वहम के सिवा कुछ नहीं। रात में अविनाश जाधव अपार्टमेंट के चप्पे चप्पे को टॉर्च के सहारे देख ही रहे थे कि उन्हें सीढ़ियों पर आहट सुनाई दी। अविनाश सीढ़ियों की ओर दौड़े और देखा कि सीढ़ी पर बैठी एक औरत रो रही है और दूसरी औरत उसके पास बैठी हुई है। अविनाश को देखते ही दोनों औरतों ने नाराजगी भरे लहजे में उसी वक्त वहां से चले जाने को कहा। मैंने देखा नहीं, मैं कहाँ हूँ, जमीने पे हूँ या कुछ सड़क पे हूँ या ऊपर हूँ या तीसरी मंजिल पे या किधर हूँ, उसका मैंने यानी देखा ही नहीं। सामने खिड़की थी, खिड़की से कूद गया, यानी दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया मैं। भगवान का शुक्र है, पाँव तो टूट गया लेकिन सही सलामत रह गया मैं। लेकिन उस दिन से ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर है। कहते हैं कि हादसों में या किसी खास इच्छा के पूरा होने से पहले मर जाने वालों की आत्माएं भटकती रहती हैं। लेकिन शांता बेन और पद्मनी बेन तो किसी हादसे में नहीं मरी। फिर उनकी आत्माएं क्यों इमारत में डेरा डाले हुए हैं? या फिर उनकी कोई खास ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो सकी? लेकिन अब ये कौन बताएगा कि आखिर वो चाहती क्या थी?
हम ये नहीं कहना चाहते कि उस इमारत में रहने वाला हर शख्स झूठा है, लेकिन यह जरूर माना जा सकता है कि शायद उस इमारत की कहानियों से उठा वहम उन लोगों पर हावी हो गया हो। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम मनोचिकित्सक के पास पहुंचे। पूरी दुनिया में इस तरह के बहुत केसेस होते हैं। जब ये लोग आते हैं तो उस वक्त उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर एक फॉल्स बिलीफ चल रहा होता है, एक गलत तरीके की धारणा चल रही होती है, जिसको हम अंग्रेजी में डिल्यूजन कहते हैं। ये सब चीजें मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत ज्यादा, जिसके ऊपर मानसिक रूप से किसी भी तरह का दबाव हो या अंधविश्वास हो या उसका कॉम्बिनेशन हो, तो ये सब आप देख रहे हैं वहम लोग और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं इनके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज हम एक बहुत बड़े सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। सवाल ये कि आखिर हमारे शहरों की कुछ इमारतें अचानक खंडहर क्यों बन जाती हैं? क्यों ये कहा जाने लगता है कि वहां कोई अनजान साया है? ब्रेक से पहले हमने आपको नासिक की एक इमारत की कहानी दिखाई, लेकिन अब आपको ले चलते हैं बिहार, जहां एक ऐसी इमारत है जहां रात तो दूर, लोग दिन के उजाले में भी जाने से डरते हैं। उस इमारत को खरीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि उस इमारत को जिसने भी खरीदा वो बर्बाद हो गया। होटल में कुछ ना कुछ जरूर है। क्या वाकई वो इमारत मनहूस है? क्या वाकई उस इमारत में कोई है? मैसूर चीज है कि होटल हुदहा है। क्या वाकई उस होटल को खरीदने वाला बर्बाद हो जाता है? कोई ऐसी रूहानी ताकत है जो वहां पर लोगों को नहीं रहना देना चाहती। क्या है होटल पैराडाइज का रहस्य? कोई सच या कोरी अफवाह? शहर की तंग गलियों के बीच खड़ी एक पुरानी इमारत, नाम है होटल पैराडाइज। दिन के उजाले में भी लोग इस इमारत से नजरें चुराते हैं, लेकिन क्यों? इस क्यों के यहां सैकड़ों जवाब हैं। लोग कहते हैं कि इस होटल में कोई अनजान साया है, जिसे इमारत में इंसानों की मौजूदगी मंजूर नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ कोई सच है या फिर एक वहम, जिसने इस इमारत को बदनाम कर दिया? आज हमारी टीम इसी सवाल का जवाब तलाशेगी। दरअसल यह कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 35 साल पहले। शहर के जाने माने रईस बिंदेश्वरी शाह ने एक खाली प्लॉट पर यह इमारत खड़ी की। लेकिन इमारत की बुनियाद पड़ते ही बिंदेश्वरी शाह की जिंदगी करवटें बदलने लगी। दौलत, कारोबार सब कुछ होने के बाद भी वो परेशान रहने लगे। उन्हें यह वहम होने लगा कि इस होटल में वो अकेले नहीं हैं, और कोई भी है जिसकी परछाई उन्हें बार बार दिखाई देती है। होटल में ही वो काम चुके चल रहा था होटल में, तो होटल में ही रहते थे वो। तो होटल में ही अचानक उनका हार्ट फेल कर गया। उनके फैमिली के लोग आए हुए थे उस दिन, खाना वाना लेके भी आए थे। तो उनसे उन लोगों ने पूछा भाई कि क्या आपके साथ कोई दिक्कत हो रही है क्या, कि आप बहुत घबराए से लग रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई हमको लग रहा है कि कोई आदमी आकर के बार बार हमको जो है कोई नॉक कर रहा है। एक रोज
होटल के कमरे में बिंदेश्वरी शाह अकेले बैठे थे, तभी उनकी पत्नी और बेटा दोपहर का खाना पहुंचाने होटल आते हैं। लेकिन जैसे बिंदेश्वरी शाह को किसी के आने का कोई एहसास ही नहीं हुआ। वो एकटक खिड़की की तरफ देखने लगे, माथे से पसीना टपकने लगा और लड़खड़ाती जुबान में यही आवाज सुनाई देने लगी कि वो फिर से आ गया, वो बहुत नाराज है। खिड़की पर कोई नहीं था, मगर फिर भी बिंदेश्वरी शाह की आंखें किसी को घूर रही थीं। देखते ही देखते बिंदेश्वरी शाह की सांसें उखड़ने लगी और मेज पर गिरते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बिंदेश्वरी शाह की मौत के बाद उनका परिवार पाई पाई को मोहताज होकर सड़क पर आ गया। जब ये होटल बन रहा था उस समय उनकी स्थिति जो थी, नेपाल में उनके खुद के 2 इंग्लिश शराब की फैक्ट्री थी, प्लस में आरा में उनका एमपी बाग में घर था अपना, जो उस समय के वो अपने क्षेत्र के अच्छे वरिष्ठ और सज्जन व्यक्ति में गिने जाते थे। तो वहाँ से इनका जब भी ये भवन निर्माण स्टार्ट हुआ, वहाँ से इनकी स्थिति में दयनीय स्थिति आना आरंभ हो गया। कहा जाता है कि बिंदेश्वरी शाह उस इमारत का पहला शिकार थे, लेकिन हमें इस कहानी पर यकीन नहीं था। यह भी हो सकता है कि बिंदेश्वरी शाह का हार्ट फेल हुआ हो, शायद किसी ऐसे डर की वजह से जो सिर्फ कल्पनाओं में था। लेकिन तभी हमें एक और कहानी पता चली, कहानी हरिलाल की, जिन्होंने बिंदेश्वरी शाह के बाद इस होटल को खरीद लिया था। लेकिन इधर इमारत के कागजात पक्के हुए और उधर वो मनहूस कहानी जैसे फिर लौट आई। एक रोज खबर आई कि हरिलाल को किसी ने गोली मार दी। वो 6 महीने तक कोमा में जिंदगी की जंग लड़ते रहे और फिर उनकी मौत हो गई। कुछ महीने भी नहीं बीते होंगे कि हरिलाल के बेटे की भी मौत हो गई। आज हरिलाल का बाकी परिवार कहां है, कोई नहीं जानता। बड़ा लड़का था उनका अमित कुमार सोनी, बब्बू के नाम से उसको हम लोग सबको जानते थे। वो भी लड़का जो पागल हो गया, बाद में वो भी मर गया। कुछ वक्त तक हरिलाल के नौकर इस होटल में मौजूद रहे, लेकिन बार बार किसी अनजाने शख्स को देखने का दावा भी करते रहे। कुछ दिन तक ये सब कुछ झेलने के बाद उन्होंने भी ये होटल और ये शहर दोनों छोड़ दिए। होटल में लगातार दूसरी मौत के बाद ये बातें आग की तरह फैल गईं। तरह तरह की बातें होने लगी। आस पड़ोस के लोग भी उस साए को देखने का दावा करने लगे और होटल पैराडाइज पर मनहूस की मोहर लगा दी गई। हमने फैसला किया कि हम इस इमारत से जुड़ा वहम दूर करेंगे और लोगों को उस अनजान खौफ का असली सच बताएंगे। लेकिन तभी हमें पता चली इस इमारत से जुड़ी तीसरी और सबसे डरावनी कहानी, यानी एक ऐसा जीता जागता शख्स जो कभी इस इमारत का मालिक बना था। शाहाब तनवीर, जो पेशे से फोटोग्राफर और पत्रकार हैं, और इन्हें भी अनजान साए की कहानियों पर कोई यकीन नहीं था। शायद इसीलिए शाहब ने इस होटल को खरीदा भी। वो चाहते थे कि इस होटल को नए सिरे से बनवाया जाए, जहां एक अच्छा रेस्टोरेंट बने। इस पर काम भी शुरू हो चुका था। इमारत की चौकीदारी के लिए मुन्नीलाल नाम का एक शख्स भी आ चुका था। लेकिन एक रोज फिर वैसी ही खबर आई कि उस चौकीदार की लाश होटल के बाहर पड़ी मिली। पूजा वूजा करा लिया था और एक दिन ऐसा हुआ कि रात के वक्त मेरा एक उसमें लेबर जो था उसमें सोता था, तो अचानक मुझे करीब 1:30-2 बज रहा था रात का, मुझे थाना से फ़ोन गया कि साहब आपके होटल के सामने एक आदमी गिर के मर गया।
होटल के बाहर पड़ी मुन्नीलाल की लाश कई सवाल खड़े कर रही थी। होटल का दरवाजा अंदर से बंद था। उस रात मुन्नी के अलावा होटल में कोई नहीं था। फिर वो लाश बाहर कैसे आई? लंबी चौड़ी तफ्तीश के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि शायद मुन्नीलाल किसी के डर से होटल की छत से कूदा हो। इस वाकये के बाद शहाब का यकीन कमजोर पड़ने लगा। होटल में रुकने वालों की शिकायतें तेज हो गईं कि रात के अंधेरे में वहां कोई साया दिखाई देता है। वो बोलता कुछ नहीं, बस किसी झरोके से इंसानों को देखता रहता है। रात के करीब 12:30 बजे कुछ इत्र की खुशबू आने लगी। और मैं अभी देख ही रहा था कि खुशबू कहाँ से आ रही है, तो देखा कि एक सीढ़ी के नीचे से एक सफ़ेद आकृति में एक लंबे से आदमी नीचे उतर रहा है। धीरे धीरे इस अनजान साए की आहट होटल के मालिक साहब को भी महसूस होने लगी और उन्होंने भी इस होटल को बेचने का फैसला कर लिया। मैं तो इस चीज़ को नहीं मान रहा था, लेकिन होटल में एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, एक अखबार पढ़ रहा था, चाय पी रहा था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई आदमी मेरे बगल से गुजरा। काफ़ी मैं चौंक सा गया, तो पलट के भी देखा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कोई चीज़ मेरे बगल से गुजर गई। 2 बार 3 बार मेरे साथ इस तरह का एहसास हुआ और अचानक इस डर से मैं भागा चला आया। अपने भाई लोगों से भी बताया कि भाई मेरे साथ इस तरह की हादसा हुआ। इन कहानियों पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। हमें अब भी लग रहा था कि शायद ये सब कुछ कोई इत्तेफाक है। वेलकम बैक। होटल पैराडाइज बिहार के आरा जिले की एक 3 मंजिला इमारत। इस इमारत के 3 मालिकों से मिलने के बाद हम भी इस कहानी में उलझ गए। सवाल यह था कि अगर वाकई इस इमारत के साथ ऐसा कुछ है तो इसकी वजह क्या हो सकती है। उस वजह को तलाशने के लिए हम इमारत के भीतर जाना चाहते थे। आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं। हमें बताया गया कि जिस जमीन पर आज ये इमारतें खड़ी हैं, कई बरस पहले यहां एक कब्रिस्तान था। आज सवाल ये था कि अगर ये सब कुछ उस कब्रिस्तान की वजह से हुआ तो फिर हादसे सिर्फ होटल पैराडाइज में क्यों हुए? इस सवाल का जवाब तलाशने हम पहुंचे शहर के एक मौलवी के पास। जो लोग अपने पूरे दुनियावी फायदे के लिए इस तरह के चीज़ों से भिड़ते हैं या उस तरह के चीज़ों पर कब्जा जमाते हैं, मैं उन लोगों को होशियार करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि वो खुद बर्बाद होंगे, उनके पूरे घर वाले बर्बाद होंगे और उनकी दुनिया और आखिरत सब कुछ लुट जाएगी। सच जानने का अब एक ही तरीका है कि हम उस इमारत में दाखिल हों, वहां एक रात गुजारें और साबित करें कि ये कहानियां सिर्फ एक वहम है। इमारत के तमाम किस्सों के बीच हमारी टीम होटल पैराडाइज के भीतर पहुंची। ऊपर वाले कमरे से पूजा पाठ की कुछ आवाजें आ रही थी। ये कौन है जो उस वीरान होटल में अकेले रहती है? पूछने पर पता चला कि इसके पति का पैसा इस होटल के सौदे में फंस गया था। महिला का नाम है मुन्नी देवी। हमारे पति जो हैं बिजनेस करते थे, जिनका मकान है उनके साथ बिजनेस करते थे। मेरा पूरा मैंने पैसा फंस गया उनके यहाँ। बिजनेस का पैसा फंस गया तो निकल नहीं रहा था पैसा। करते थे कि बहुत मोटा अमाउंट है, अभी नहीं देंगे, होटल मेरा बिकेगा तब देंगे। होटल लेने वाला कोई था नहीं, इसलिए कि ये तो बहुत मने मैसूर चीज़ है कि होटल भुतहा है। मुन्नी देवी इस इमारत की कहानियों से अनजान नहीं है। इलाके के लोग जिस साए का जिक्र करते हैं, खुद मुन्नी देवी ने भी उन्हें कई बार महसूस किया है। घर से एक मौलाना आए, अब बढ़ रहे थे अंदर आने के लिए, वो अपना घूमते हैं, उनका ही मजार है क्या है हमको पता नहीं है। सुनते हैं इसमें मजार है, नीचे
जमीन। तो आए तो बोले कि तब हम यहाँ बैठे थे तो हम सोचे कहीं हम लड़का को उठाएंगे तो कुछ बोल उल देगा, तब तक हम लड़का को नहीं उठाए। अब नहीं हम उनसे हाथ सोचे कि ऐसे किए कि आएंगे तब तक पैर पकड़ेंगे, भाई मेरा रकम लगा हुआ है, मिल जाए हम चले जाते हैं। मुन्नी देवी मानती हैं कि इस इमारत ने जो सलूक दूसरे मालिकों के साथ किया, कुछ वही सलूक उनके साथ भी हुआ, क्योंकि इसी इमारत में कुछ वक्त पहले उन्होंने भी अपना बेटा खोया है। रात होता था ना तो हम तो लड़का साथ में था, आप ही की तरह मेरा लड़का है, तो वो खाली ऐसे ऐसे करता था तबाही की तरह, विशेष परेशानी नहीं, लेकिन डरता था, चीखता था। वो डरता था कि कहता था मम्मी रात में लगता है कोई गला दबा रहा। इस शाम से लेकर अगली सुबह तक हमारी टीम होटल पैराडाइज में ही रुकी। हमने कई बार होटल के अलग अलग हिस्सों की पड़ताल भी की, लेकिन हमारे साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। न हमें कोई साया दिखाई दिया और न ही कोई आवाज सुनाई दी। अक्सर पुरानी इमारतों में दिमाग का एक वहम और मजबूर हो जाता है। मनोविज्ञान में भी ऐसी कई बीमारियों का जिक्र है जिसमें इंसान किसी अनजान डर का शिकार हो जाता है। शायद इस इमारत में भी लोगों के साथ कुछ ऐसा ही होता हो। इस पड़ताल के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि ये इमारत पूरी तरह से सुरक्षित है और यहां जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। इन दो कहानियों के जिक्र के बाद वो बात जो हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर देश में मौजूद हर इमारत को जोड़ा जाए और इस शहर की ऐसी इमारतों को पूरा एक आंकड़ा बनाया जाए तो एक नया शहर बसाया जा सकता है, हजारों लोगों को आशाएं दिए जा सकते हैं। लेकिन अफसोस कि एक अनजान डर की वजह से वो अच्छी भली इमारतें खंडहर की शक्ल ले चुकी हैं। तर्कशास्त्री मानते हैं कि यह सब कुछ सिर्फ इंसान का वहम है और बदलते वक्त के साथ उन कहानियों को खत्म किया जाना चाहिए। आज अभी बस सिर्फ इतना। बने रहिए, देखते रहिए।